Hello students, in today's lecture I will try to revise the most important topic of center of mass called collisions. और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज करता है. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक द वेरी बेसिक्स इन वेरी शॉर्ट इन मिनिमम टाइम. तो लेट मी फर्स्ट क्लासिफाई कोलिजन्स. कोलिजन्स जिस वे में होते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वी टॉक अबाउट द हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन. बिफोर हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन व्हाट यू मस्ट नो कि व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट. जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगे तो जिस लाइन के अलोंग इंपल्सेस एक्सचेंज होंगे, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्सिव फोर्सेस की डायरेक्शन. ये मेरा मतलब इंपल्स का है. इंपल्स एक्चुअल में होता है मोमेंटम में चेंज, बट व्हेन आई से इंपल्सेस एक्सचेंज होना, मतलब दे विल बी एक्सचेंज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, पहले उसको समझते हैं हम लोग. सपोज एक बॉल एक इंक्लाइंड वे में कोलाइड कर रही है फ्रॉम द फिक्स सरफेस. लेट इट्स वेलोसिटी बी वी नॉट, करेक्ट. और मैंने मान लिया कि इस बॉल का जो एंगल है वो थीटा है. अब जब ये बॉल कोलाइड करेगी, जो मैंने सीन बनाया है इट इज जस्ट बिफोर कोलिजन का सीन है. इट इज जस्ट गोइंग टू कोलाइड विद द ग्राउंड. अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक सीन बनाएं ड्यूरिंग कोलिजन का सीन, तो ड्यूरिंग कोलिजन दिस बॉल इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब होता है कि ये आपस में टच कर रहे होंगे फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और जिस लाइन के अलोंग इंपल्सिव फोर्सेस एक्सचेंज होंगी, that line is called the line of impact. What are impulsive forces? Impulsive forces are those forces whose magnitude is very large but time of action is very small. तो जैसे ये बॉल टकराएगी, you will find कि इस लाइन के along इस बॉल पे रिएक्शन लगने वाला है n और इस ग्राउंड पे लगने वाला है n. So this is the impulsive action and reaction between the ball and the ground. और यही लाइन विच इज द कॉमन नॉर्मल. व्हाट इज कॉमन नॉर्मल? टेंजेंट के परपेंडिकुलर को ही हम बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट. यहां पे एक स्पेशल केस है, एक सर्कुलर बॉडी एक प्लेन बॉडी से टकरा रही है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन जाएगा नॉर्मल टू द टेंजेंट. तो दिस इज द लाइन अलोंग विच द फोर्सेज आर एक्सचेंज. तो ये है सीन जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन का, एंड दिस सीन एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम बिकॉज टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल. तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन का सीन बनाएंगे हम. तो जस्ट आफ्टर कोलिजन सी, नाउ सी हियर, इस बॉल की वेलोसिटी इनिशियल y के लॉन्ग कितनी थी? v नॉट साइन थीटा. इस बॉल की वेलोसिटी इनिशियल x के लॉन्ग कितनी थी? इट वाज v नॉट cos थीटा. अब इस बॉल पे जो इंपल्सिव फोर्स लग रही है वो y के लॉन्ग है. साफ साफ दिख रहा है कि x एक्सिस के लॉन्ग कोई भी इंपल्स नहीं है ड्यूरिंग कोलिजन. तो x के अलोंग आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, और मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है कि इस बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा. So let us talk about the y axis. What is velocity along y axis? vy मान लिया मैंने. और क्यों चेंज होगी? बिकॉज इस बॉल पे इंपल्स लग रहा है या इंपल्सिव फोर्स लग रही है along y axis. So I have made a new velocity called vy. अब हमको निकालना है vy. कोलिजन में एक टॉपिक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मैं उसको अप्लाई करने के पहले एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. रिमेंबर, सेपरेशन होता है कोलिजन के बाद में और अप्रोच होता है कोलिजन के पहले, और ये दोनों वेलोसिटीज दे मस्ट बी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच. मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज कर दिया बिकॉज फ्रिक्वेंटली हम लोग वेलोसिटी यूज करते हैं, बट एक्चुअल में वी हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. अब जैसे सपोज हम यहाँ पे ई का एक्सप्रेशन लगाएं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? हियर इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सी, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. तो बॉडी का सेपरेशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होता है हमेशा. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज vy. you'll write is equal to vy upon what is velocity of approach? just look at the figure before collision along the line of impact. ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. तो ये बॉल इस स्पीड से अप्रोच करेगी ग्राउंड को. स्पीड ऑफ अप्रोच हो जाएगी v नॉट साइन थीटा. तो राइट हियर v नॉट साइन थीटा. तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो. वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, new velocity along y axis is equal to e times the old velocity along y axis before collision, मतलब v नॉट sin थीटा. लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एक सरफेस फिक्स्ड हो और वो
अर्थ है यहाँ पे। तो ये कहानी थी आपकी ऑब्लिक कोलिजन की। मेन चीज इसमें टेक अवे क्या है कि जब भी आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे यू हैव टू राइट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आगे अपनी वेलोसिटी ऑफ समबडी से इसके साथ इसका एंगल निकालो कितना होगा। तो आफ्टर गेटिंग वी वाई, लेट दिस वेलोसिटी बी वी फाइनल आफ्टर कोलिजन, लेट दिस एंगल बी से अल्फा। तो आप कह सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। तो ये एग्जाम्पल था एक ऑब्लिक कोलिजन का। इफ दिस बॉल वॉज कमिंग वर्टिकली डाउन, मान लो इसका एंगल थीटा 90 डिग्री होता तो वर्टिकली डाउन आ रहा होता, तो इट वाज द केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। तो व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन? अगर कोलिजन के पहले पार्टिकल की वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है तो दैट कोलिजन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेड ऑन कोलिजन। और अगर कोलिजन के पहले एक भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट से हट के है तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल सपोज लेट अस टेक ए केस जिसमें कि एक बॉल टेबल पे रखी हुई है और दूसरी बॉल इस लाइन के अलोंग आ रही है ऐसे, so this collision will come under the category of head on collision। लेकिन अगर ठीक है मैंने ये लाइन बनाया, इस बॉल की वेलोसिटी बना दी मैंने u1, लेकिन इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे है, तो अगर एक भी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट से हट के है तो वो कोलिजन बन जाएगा ऑब्लिक कोलिजन। एंड व्हाट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट? लाइन ऑफ इंपैक्ट फॉर टू सर्कुलर बॉडीज will be the line joining their centers। ये ऐसे मीन्स कि अगर सपोज एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे और एक बॉडी ऐसे आ रही है सपोज v नॉट वेलोसिटी से, इसका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो है लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो दो सर्कुलर बॉडीज की लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। अब इस एग्जाम्पल में इस बॉडी की वेलोसिटी v नॉट कुछ एंगल पे है, तो दिस कंडीशन इज ऑफ दैट ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। ऐसे हम पहचानेंगे कि कोलिजन इज हेड ऑन या ऑब्लिक। फॉर एग्जांपल इफ आई से देयर इज ए हेमिस्फीयर एंड ए बॉल इज कमिंग लाइक दिस विद ए स्पीड u, तो बताइए कोलिजन हेड ऑन या ऑब्लिक? तो तुरंत आप बोलेंगे कि क्योंकि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है और इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट से हट के है, तो दिस कंडीशन इज दैट ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। फ्यूचर में हम इस टाइप के सवाल लेंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, जिसमें कि हम इक्वेशंस लगा के कोलिजन्स के वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इन सच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। तो फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी हमने x के अलोंग मोमेंटम कंजर्व किया था क्योंकि ग्राउंड वॉज फ्रिक्शनलेस। ये अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से कि देयर इज ए ग्राउंड, a ball was coming like this at some angle theta with the horizontal. This was the ball। और मैं इस क्वेश्चन में ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस नहीं मानूंगा, से द ग्राउंड इज हैविंग सम कोफिशिएंट म्यू। अब देखते हैं कि हम कोलिजन के बाद इस बॉल की वेलोसिटीज क्या लिख पाते हैं। इट इज गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। तो ये अपना सवाल है, आई हैव जस्ट मेड ए क्वेश्चन हियर, इसमें कुछ डेटाज नहीं है, जस्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ v नॉट थीटा u एंड म्यू। तो लेट मी मेक फिगर जिसमें हम कोलिजन के पहले दिस इज योर u cos थीटा और ये क्या है आपका u sin थीटा। ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स लगा along the line of impact एंड आफ्टर कोलिजन मैंने ये स्पीड मान ली vx और ये क्या मान लिया मैंने vy। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ vx एंड vy। वेरी सिंपल, अगर हम e का एक्सप्रेशन लगा दें along the line of impact, तो आई विल राइट e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज इक्वल टू u sin थीटा। ये वही फॉर्मूला है, स्पीड अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू e टाइम्स स्पीड अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने ग्राउंड को लिया था फ्रिक्शनलेस, इसलिए हमने मोमेंटम कंजर्व कराया था x के अलोंग। यहाँ पे बॉल की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, करेक्ट?
तो जैसे ही वो फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम dt ग्राउंड के टच में आएगा, ये इंपल्सिव रिएक्शन एक इंपल्सिव फ्रिक्शन को जन्म देगा यहाँ पे। दिस इज म्यू टाइम्स n। तो उस स्मॉल टाइम के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है अलोंग द ग्राउंड विच इज ऑफ इंपल्सिव नेचर। तो अब हम x के अलोंग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट द इंपल्स इक्वेशन अलोंग द x एक्सिस। व्हाट इज इंपल्स इक्वेशन? आई रिपीट, it is the change in momentum is called the impulse and this is equal to force into time with proper sign format। तो अगर हम impulse equation लिखें along x axis तो लिखेंगे हमें final momentum minus initial momentum m times u cos theta, this is equal to force into time। now see, हमने right direction को plus लिया हुआ है ना, तो left क्या बन जाएगा? minus। इस impulsive force का direction आप लोगे minus, तो you'll write negative of mu n dt। Treat this n dt as a single quantity because you cannot separate n and dt। n is very large, dt is very small और उसकी वैल्यूज आपको अलग अलग नहीं पता है। हाँ, आप n dt की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज कॉल्ड द मोमेंटम में चेंज। ये आपका इंपल्स इक्वेशन है। बट इस एक्सप्रेशन में आपके दो वेरिएबल्स हैं, वन इज योर n dt and other is your vx। तो how to get one more equation? See, again look at y axis। y axis के along जब हम impulse equation लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम? फाइनल मोमेंटम along y axis m times vy। what is vy? मैंने vy निकाल लिया है, e times u sin theta using the expression of e along y axis m times final velocity minus m times initial velocity which is downward, मतलब नेगेटिव है, minus times u sin theta। so you have to take care of signs when you write the impulse equation। this is equal to force into time। how much force is acting? and after for what time? dt time। तो ये लिखोगे आप प्लस टाइम्स n dt। तो यहां से हमको n dt की वैल्यू मिलेगी और इस n dt की वैल्यू हम यहां पुट अप करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ vx। तो व्हाट इज m टाइम्स vx? therefore m times vx is equal to mu cos theta minus mu times n dt। and what is n dt? m times u sin theta plus mu sin theta। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम vx की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक मास इज गेटिंग कैंसल्ड। दिस बिकम्स vx is equal to, कैन टेक आउट e टाइम्स u sin theta या u, इसको लिखिए आप u cos theta माइनस व्हाट इज कॉमन हियर? u sin theta। आप ले रहे थे u sin theta कॉमन ले लीजिए, वो अलग चीज़ें सॉल्व करना है इसको। बिकम्स माइनस टाइम्स u sin theta बिकम्स म्यू प्लस 1 कह सकते हो आप। प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशंस। ये हमारा vx आ गया है सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। सो माय फोकस वाज हाउ टू राइट द इंपल्स इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड टू टेल we cannot conserve momentum along x-axis because the friction which is acting for a very small time dt during collision is of impulsive nature। तो जब भी जिस डायरेक्शन में impulsive force लग जाती है तो हम उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। तो मेरा मेन फोकस था impulse equation along x-axis, how to get vy using equation, and with the help of impulse equation along y-axis हम unknowns निकाल सकते हैं which are vx, vy and dt। we have got 3 equations and 3 वेरिएबल्स। तो ये मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन लिया था ऑब्लिक कोलिजन, इसमें फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो गया है। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। से देयर आर टू बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स है मान लो, दे आर लाइंग ऑन द टेबल ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। दिस इज म्यू इज इक्वल टू 0। अ थर्ड बॉल identical is coming with some velocity of u is equal to 10 meters per second। all balls are identical, मतलब उन तीनों balls के masses और radius same है। अगर हम इसका e is equal to, से मैंने 1 दे दिया, what does it mean?
अच्छा, इज इक्वल टू 1 किस टाइप के कोलिजन का होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? इसमें कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। डोंट से एनर्जी कंजर्व होती है, से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है किसी भी टाइप के कोलिजन में। वो बात अलग है कि इन इनइलास्टिक कोलिजन द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एंड लाइट और एनी अदर टाइप ऑफ लॉसेस, बट energy is always conserved. So what is not conserved in inelastic collisions? It is the kinetic energy before collision and after collision. तो यहाँ पे E is equal to 1 है. So we have to find the velocity of this ball number 1. Say this ball is 1, this ball is 2, and this ball is 3. So we have to find the velocity of ball 1 after collision. Of course, if we are able to find out the velocity of ball 1, so we can easily find out the velocities of 2 and 3 also, because equation solve करके तीनों की speeds आ जाएंगी. Let me handle this very basic question. It's not a very hi-fi or very tough question. बहुत समझाने के लिए है, because I think the more you spend your time in the basic question, the less you have to struggle in the tough questions. तो basic question पे ध्यान दीजिए पहले. तो अगर हम, अच्छा इसमें बॉल्स आइडेंटिकल हैं, राइट? E is 1. तो जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी C एंड यू ज्वाइन देयर सेंटर्स, तो आपको मिलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, करेक्ट? तो एंगल्स अननोन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो देयर आर 2 कोलिजन्स गोइंग ऑन बिटवीन 1 and 2 एंड बिटवीन 1 and 3, और जो हमने रेड लाइंस बनाई हुई हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ इम्पैक्ट फॉर दोज 2 पेयर्स ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे लेट मी मेक दिस वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल हियर। ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वाज लाइक दिस, इट इज गिवन 10. Angles are 60 degree each, half angle is 30 degree. So we have to find the velocities after collision of the first ball, second और third ball also भी पूछ सकते हैं। तो during collision C, मैं इसी बना दे रहा हूं, during collision आप कह सकते हो कि इस बॉल पर ये इंपल्स लगा N, इस बॉल पे ये इंपल्स लगा, सिमिलरली इस पर N और N। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों कोलिजन्स की वजह से फर्स्ट बॉल पे इंपल्सिव फोर्सेस का रिजल्टेंट इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। इन दोनों इंपल्सिव फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, तो इस बॉल का मोमेंटम y के अलोंग डेवलप नहीं होगा, बिकॉज पहले भी नहीं था। आफ्टर कोलिजन यू कैन से दिस इज बॉल नंबर 1, इसकी वेलोसिटी अगर हम v1 मान लें, लेट अस टॉक अबाउट द बॉल नंबर 2 and 3. बॉल नंबर 2 and 3 वर एट रेस्ट, दे got impulsive forces N और N each at an angle of 30 degree with the horizontal. तो वो बॉल उसी डायरेक्शन में भागेंगी जिस डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है। तो मैंने बोल दिया कि चलिए भाई इस बॉल की वेलोसिटी v2 या v मान लेते हैं, बिकॉज दोनों की वेलोसिटीज एक ही होनी है, और इसकी वेलोसिटी भी v है। तो ये सीन है अपना जस्ट आफ्टर कोलिजन का। और इफ आई से कि मैं इसको थोड़ा सा आगे शो कर दूं ताकि हम फिगर को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाए सी। तो ये सीन है आपका जस्ट आफ्टर कोलिजन का, ये V1, P एंड V, एंड यू नो दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, करेक्ट? तो अगर हम सिस्टम को ध्यान से देखें, लुक एट द होल सिस्टम। हमारे सिस्टम में तीनों पार्टिकल्स हैं, तो N और N का नेट कितना हो जाएगा? 0। तो आप कह सकते हो कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस इज 0 इन होल सिस्टम, करेक्ट? और जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, हम उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम? आई एम राइटिंग हियर m टाइम्स u. व्हाट वाज u? 10. This is equal to what is final momentum of the system? Write the momentum of the first ball, m times v1. हमने इसकी वेलोसिटी v1 मानी हुई है, तो राइट हियर m times v1 प्लस, अब देखिए इन मोमेंटम्स का वर्टिकल्स कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा, बिकॉज सिस्टम का मोमेंटम अगर हॉरिजॉन्टल था और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0x के अलोंग, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, y के अलोंग कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, जो भी हैं दे आर गेटिंग कैंसल्ड हियर। So let us write the momentum of the system इन दोनों बॉल्स का along x axis. This half angle is 30 डिग्री, तो आप लिखोगे mv cos 30 प्लस mv cos 30, मतलब क्या बन जाएगा? ये twice of m into v cos 30.
तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिला है कंजर्विंग मोमेंटम along x axis. So this becomes 10 is equal to v1 plus what is cos 30 मतलब √3/2, तो it becomes v√3. सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगा? बिकॉज वी हैव गॉट द टू वेरिएबल्स v एंड v1. अभी भी हम लोगों ने e का टर्म यूज नहीं किया है, और याद रखिए कि e किसके अलोंग लगता है? हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. e होता क्या है? along the line of impact, velocity of separation upon velocity of approach. So let us write the expression for E. E is 1. So 1 is equal to, look at the figure after collision, because velocity of separation होती है collision के बाद में होती है. ये सीन है आफ्टर कोलिजन का. ये हमें सेपरेशन की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन. इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी v है, इसकी वेलोसिटी v1 जो कि लाइन ऑफ इंपैक्ट से हटके है, तो इसको रिजॉल्व कर लीजिए इसके अलोंग. और दिस इज मोर देन दिस, बिकॉज तभी बॉडी सेपरेट होंगी. रिपीट, दिस v इज मोर देन v1 cos 30, तभी बॉडी सेपरेट होंगी. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू? इट इज v माइनस v1 cos 30 मतलब √3/2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए आप फिगर देखेंगे बिफोर कोलिजन का. द बॉल वॉज कमिंग लाइक दिस. सी, ये बॉल की वेलोसिटी थी 10 और ये एक लाइन ऑफ इंपैक्ट है. तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही उस बॉल को अप्रोच करा रहा है फॉर द कोलिजन. यू विल राइट इट्स 10 cos 30. ये चीज है. इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 10√3 by 2 is equal to v minus v1 √3/2. इसको सिंप्लीफाई करिए, यू गेट 10√3 is equal to 2v minus v1 √3. अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके और इस एक्सप्रेशन को यूज करके वी कैन इजीली गेट द वेलोसिटी v1. If you simplify it, let us put up the value of v from this expression in that expression, या कैसे भी सॉल्व करो आप पाओगे v1 is equal to -2 meters per second. After collision, the first ball is turned back, will move with a speed of 2 meters per second. So this is how we deal with ऑब्लिक कोलिजन्स. एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं शो करूंगा कि मैं ऑब्लिक कोलिजन को कैसे हैंडल करता हूं इन ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. सी, लेट अस एज्यूम कि देयर इज ए बॉल व्हिच इज केप्ट ऑन ए टेबल. ये कोई क्वेश्चन नहीं, मैं समझा रहा हूं, एंड वी विल फाइंड कि हम इस सिचुएशन को एनालाइज कैसे करेंगे ऑफ ऑब्लिक कोलिजन का. और इसका रेडियस वगैरह कुछ दिया होगा, से रेडियस इज r, यू कैन सी. दिस इज द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर. ये अगर एक दूसरा पॉइंट मास हम ले लें एंड इफ इट इज कमिंग अलोंग दिस लाइन, दिस कोलिजन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, आई डोंट थिंक कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम तब आती है जब ये बॉल थोड़ा सा हट के आती है ऐसे, like this, along this line. Say this is a point mass. It is going to collide with this ball along this line with some velocity, say v0. Correct? Both these lines are along x-axis, और इस distance को बोलते हैं small d. Small d is called the impact parameter. It is called impact parameter. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, if the impact parameter is 0, the collision will be head on.
तो यहाँ पे जीरो नहीं, बिकॉज आई हैव टू डील विद द ऑब्लिक कोलिजन. लेट अस अज्यूम कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज व्हाट, से r/2. व्हाट डज इट मीन? जब ये छोटा वाला पार्टिकल यहाँ पे टच करेगा आके इसको, सी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया, ई गिवन है यहाँ पे. तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो देखिए ये है, करेक्ट. और इसकी जो वेलोसिटी है वो ये थी v0. और इम्पैक्ट पैरामीटर इज r/2 का मतलब है कि इफ यू ड्रॉप अ नॉर्मल फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज r/2. और ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपकी r है, तो इस एंगल इज नॉट ए सस्पेंस. यू विल फाइंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री. मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर की हेल्प से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, जो कि आगे को इक्वेशन बनाने में काम आएगी. Now let us say कि मैंने E भी दे दिया and I ask you find the velocities of both the bodies after collision. तो how I handle this question? See, मैं क्या करता हूं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ही एक्स एक्सिस मान लूंगा. तो मैंने क्या किया कि ये सपोज लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये क्या बन गया आपका नॉर्मल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सी हाउ आई डील विद द ऑब्लिक कोलिजंस इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. तो अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कोलिजंस के याद हैं तो आप ऑब्लिक कोलिजन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो. इस वीडियो में तो नहीं, बट नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे. ये बेसिक वीडियो बिल्कुल है. तो मैं 3 फिगर्स बनाऊंगा, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. और हम सारी वेलोसिटीज को एक्स और वाई के अलॉन्ग लिखेंगे. अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर को, ये फिगर जस्ट बिफोर कोलिजन का है. तो मैं बिफोर कोलिजन स्मॉल m की वेलोसिटीज को रिजॉल्व करूंगा. सो ये रहा स्मॉल m. यू विल से कि along दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी क्या थी, v0 cos थीटा. ये जस्ट बिफोर कोलिजन का सीन है, इट इज v0 cos थीटा. और ये वेलोसिटी क्या थी आपकी, v0 sin थीटा. और ये वेलोसिटी v0 sin थीटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है. मतलब व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर? उसके नॉर्मल वो डायरेक्शन होगा जहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. ड्यूरिंग कोलिजन, सी एक और फिगर बना दूं मैं, से दिस बिगर बॉल इज केप्ट हियर, इट वाज एट रेस्ट, कैपिटल M. ये सीन था कुछ, ये बिफोर कोलिजन का है. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन इन बॉडीज में इंपल्सेस एक्सचेंज होंगे लाइक दिस, NDT से दिस इज इंपल्स J को हम लोग NDT बोल देते हैं. और ये भी इंपल्स लग गया J इक्वल एंड ऑपोजिट. ये दीज आर वेक्टर्स यू कैन से. और जस्ट आफ्टर कोलिजन, सी अब जरा फिगर ध्यान से देखो, इंपल्स छोटे वाले पे x के अलॉन्ग लग रहा है, y सेफ है. तो जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाट यू विल डू, हम उस छोटे वाले की वेलोसिटी y के अलॉन्ग डिस्टर्ब नहीं करेंगे. वी हैव टू कंजर्व मोमेंटम अलॉन्ग y, इट बिकम्स v0 sin थीटा. लेकिन क्योंकि छोटे वाले पे मोमेंटम लग रहा है इंपल्स, सॉरी, अलॉन्ग x एक्सिस, इसके अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी वी हैव टू एज्यूम सम न्यू वेलोसिटी से v1. और रही बात बड़े वाले की, कैपिटल M की, इस पर भी इंपल्स लग रहा है x के अलॉन्ग ही मूव करेगा. सो लेट दिस वेलोसिटी बी v2. सी हाउ द क्वेश्चन बिकम सिंप्लीफाइड. अगर आप 2 डायमेंशन को x और y में देख लो और x एक्सिस को ही मान लीजिए आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट. नाउ सी पहला इक्वेशन देखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 माइनस v1. v2 हैज टू बी मोर देन v1 तभी सेपरेट होंगी वो. E is equal to v2 minus v1 upon approach before collision, it's v0 cos theta, because first body was at moving and the second was at, it is v0 cos theta. तो ये आपका पहला इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन, इफ यू टेक द बोथ द बॉडी एज सिस्टम, तो आप पाओगे कि n और n का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा. There is no external impulse acting. तो आप इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो. इसके अलॉन्ग पहले ही कर चुके हैं आप. तो सेकेंड इक्वेशन बिकम्स m टाइम्स v0 cos theta is equal to small m times v1 प्लस कैपिटल M टाइम्स v2. ये वो सेकंड इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप v1 v2 निकाल सकते हो. इसकी एक वेलोसिटी ऑलरेडी पता है आपको, इट इज गोइंग टू मूव इन 2 डायमेंशन, इट इज गोइंग टू मूव अलोंग x एक्सिस. अब इसमें स्पेशल केस है, अगर मान लो दोनों के मासेस इक्वल हैं और E इज इक्वल टू 1 है, यू विल फाइंड v2 इज इक्वल टू v0 cos थीटा मिल जाएगा. मतलब इसकी वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी
और इसकी वेलोसिटी v1 0 हो जाएगी जो इसकी थी पहले। इसे क्या बोलते हो आप? याद करिए, हेड ऑन कोलिजन में क्या कहते हो? हेड ऑन कोलिजन में इक्वल मासेस में अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो बॉडीज अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेती हैं, करेक्ट? यहां भी ऑब्लिक में भी एक्सचेंज की हुई है, इक्वल मासेस इज इक्वल टू 1, बट वो एक्सचेंज होगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। आई रिपीट, वो एक्सचेंज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा। v नॉट cos थीटा 0 एंड v नॉट cos थीटा। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द ऑब्लिक कोलिजन। इसको हम फ्यूचर में कॉम्प्लिकेटेड, अच्छे नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एक अच्छे लेवल के सवालों में अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज डेडिकेटेड फॉर बेसिक्स ऑफ कोलिजन। आई हैव ट्राइड टू टच हेड ऑन ऑब्लिक, I tried to touch elastic, inelastic, perfectly inelastic, and one thing more, what is perfectly inelastic collision? जिसमें bodies का velocity of separation 0 होता है। If you look at the definition of E, it is velocity of separation upon velocity of approach। अगर E 0 है तो bodies separate नहीं होती हैं। Don't say कि they stick together, stick together स्पेशल केस है, हमेशा they don't stick together। वो नियर फ्यूचर वीडियोस में हम लोग ऐसे कोलिजन्स लेंगे, एडवांस के आए हुए क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि इज इक्वल टू 0 है और बॉडीज स्टिक टुगेदर तो नहीं हो रही, दे आर नॉट मूविंग साइमल्टेनियसली। हाँ, ये कह सकते हो परफेक्टली कि आप व्हेन इज इक्वल टू 0 बॉडीज सेपरेट नहीं होंगी, डोंट से स्टिक हो जाएंगे, दोनों बहुत अंतर होता है, वो फ्यूचर में देखेंगे हम लोग। तो आई होप दिस वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज करा पाया हूँ दैट कोलिजन टॉपिक। अभी भी बहुत वास्ट टॉपिक है ये, दिस होल चैप्टर। तो इन फ्यूचर आई विल टेक questions only of this topic and I'll apply all these basic concepts in those questions. So stay connected with these videos. Thank you so much.